इसमें नहीं दिखा रहा है। तो स्वागत है आप सभी का शिवांगन की पाठशाला में। और ये क्लास आपका जो है टीजीटी फिजिक्स का है। और आज जो है हमारा क्लास नंबर 2 है और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो है पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या बात किए थे, चार्ज के बारे में सीखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते किसको ये समझे थे, और चार्जिंग के मेथड्स को हम लोग समझे थे। इसमें हम लोग 3 प्रकार के मेथड्स को भी समझे थे। और चलिए सबसे पहले रानी कुमारी गुड आफ्टरनून, उमा कुमारी गुड आफ्टरनून, सुषमा सिंह, चलिए सुषमा कुमारी गुड आफ्टरनून, अनीता महतो गुड आफ्टरनून, फजलू रहमान जी गुड आफ्टरनून। चलिए तो ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे यूट्यूब के माध्यम से ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, फिर हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। चलिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे और सेशन को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। चलिए तो हम लोग पिछले क्लास में जो है मेथड ऑफ चार्जिंग तक जो है बात कर चुके थे। अब इसमें जो है एक टॉपिक हम लोग आगे सीखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। चलिए तो सबसे पहले बताइए कि इलेक्ट्रोस्कोप से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप से आप क्या समझते हैं ये बताइए। जैसे देखिए पिछले क्लास में हम लोग चार्जिंग के मेथड्स को हम लोग सीखे थे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वो चार्ज्ड है कि नहीं, इसकी हम पता लगाते हैं इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। साथ ही साथ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो उस पर चार्ज की जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी क्या है, तो इसकी भी हम पता लगाते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से। सबसे पहले आपको एक बात और बता दें कि आपका ये जो क्लास है बिल्कुल बाइलिंगुअल है। ये हिंदी है तो इसका ये आपका इंग्लिश है तो इसका इधर हिंदी भी दिया हुआ है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे आप अपना नोट्स बना सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। ये क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को। तो दरअसल देखिए इलेक्ट्रोस्कोप में है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाइंग इट्स पोलैरिटी। यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो वो चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसकी भी हम पता लगा सकते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड पासिंग थ्रू अ रबर स्टॉपर फिटेड इन द माउथ ऑफ ग्लास वेसल। देखिए अरेंजमेंट के बारे में ये बताई जा रही है। ये किसके बारे में बताई गई है? अरेंजमेंट के बारे में बताई गई है। तो यहां पर क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं एक ग्लास कंटेनर है, ठीक, ये जो है आपका ग्लास कंटेनर है और ये बिल्कुल एयर टाइट है। बिल्कुल क्या है? एयर टाइट, यानी कि इसके अंदर जो है एयर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। इसके बीच में आप देख सकते हैं एक मेटालिक रॉड है। ये जो आप रॉड देख रहे हैं इस रॉड को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटालिक रॉड। इससे पास हुआ है। नेक्स्ट, टू थिन गोल्ड लीव्स आर अटैच्ड टू लोअर एंड ऑफ द रॉड। अब ये जो आप रॉड देख रहे हैं इसका जो आखिरी हिस्सा है, इसके साथ जो है 2 गोल्ड का फॉइल क्या है? अटैच्ड, यानी कि सोने का पन्नी। दरअसल देखिए ये जो हमारा ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं। दरअसल आप चाहें तो इसके जगह पर एल्यूमिनियम लीफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गोल्ड लीफ आपका लगा हुआ है। आगे क्या है? When a charged object touches the metal knob at the outer end of the rod, the charge flows down to the leaves and the leaves diverges due to repulsion of the like charges they have received। देखिए सिंपल सा मतलब इसमें क्या कहा गया है, आइए इसको समझते हैं।
डायग्राम से ये ज्यादा क्लियर होगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक ब्रास का डिस्क है, यानी कि ये कैसा डिस्क है, तो एक मेटेलिक डिस्क है। और इससे क्या पास हुआ है, एक रॉड, और रॉड के आखिरी हिस्से में क्या लगा हुआ है, गोल्ड लीफ, यानी कि सोने का जो है पतला पतला परत लगाया गया है। बाकी इसके अंदर जो है यानी कि बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर है ये। अब हम क्या करेंगे, आवाज सही नहीं आ रहा है, एक बार चेक करेंगे जरा आवाज सही है या नहीं। चलिए अब जरा सोचिए कि अगर यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, इस ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज है, तो मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पर आपका है पॉजिटिव चार्ज। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब जरा सोचिए, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप इस मेटालिक डिस्क के साथ संपर्क में लाएंगे, यानी कि सटाएंगे, तब क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा, तो दरअसल ये जो है देखिए, पॉजिटिव चार्ज तो आपका फ्लो नहीं करता है, फ्लो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही आप इसको टच किए, टच करेंगे, तो यहां से गोल्ड लीफ से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आगे बढ़ने लगेंगे। गोल्ड लीफ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये सब क्या होगा, आगे बढ़ना शुरू कर देगा। ये सब इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ने लगेंगे, आगे। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, तो बताइए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। और जब ये दोनों लिप्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लाइक चार्ज में क्या होती है, रिपल्सन। लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। ये दोनों लिफ क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज कर जाएगा कहने का मतलब ये दोनों लिफ क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। बोलिए यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। हम क्या किए कि जैसे ही इस मेटालिक डिस्क में एक ऑब्जेक्ट को लाए, चलिए कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट को लाए जो पहले से ही क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, तो हुआ क्या कि जो गोल्ड लिप्स में इलेक्ट्रॉन्स थे ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ने शुरू कर दिए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ा, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताइए, अब ये जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये चार्ज हो गया कि नहीं, ये इलेक्ट्रोस्कोप हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब आगे का कहानी ये है कि चलिए इसको हम हटा देते हैं, जो हम मेटालिक रॉड को सटाए थे उसको क्या कर दिए, हम हटा दिए। तो बताइए हटाने के बाद अभी भी इस पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब हमको पता करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं, और अगर चार्ज है तो उस पर कैसा चार्ज है ये पता करना है। तो चलिए अगर हम कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, कैसे ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल समझते हैं, न्यूट्रल का मतलब बिल्कुल उदासीन, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज है ही नहीं। तो बताइए इसके डाइवर्जेंस में कोई फर्क आएगी। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर लिए, चार्ज कर लिए, लेकिन जैसे ही किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को यहां पर लाइएगा इसके कांटेक्ट में, ये जो गोल्ड लीफ है, ये जो गोल्ड लीफ है, क्या इसमें इसके डाइवर्जेंस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको देखने को चेंजेस मिलेगा, बताइए। नहीं चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि चार्ज का यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि ये कैसा है, न्यूट्रल है, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब जरा सोचिए कि अगर यहां पर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है, जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अभी मान लीजिए कि हमको पता नहीं है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, अभी हमको नहीं मालूम है कि इस पर कैसा चार्ज है, लेकिन समझने के लिए समझिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से है। तो जरा सोचिए जब इसको संपर्क में लाइएगा तो फिर यहां से और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कि नहीं। ये जो गोल्ड लीफ्स है इसकी पोलरिटी और बढ़ेगी, तो इसका डाइवर्जेंस और बढ़ेगा कि नहीं। और जब इसका डाइवर्जेंस और बढ़ेगा तो आप क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि एक बार ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को आप क्या कर देंगे, चार्ज कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आए
और इसके डाइवर्जेंस में अगर कोई फर्क नहीं आई तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, न्यूट्रल। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में लाए और कांटेक्ट में लाने के बाद अगर इसका डाइवर्जेंस और बढ़ गया तब हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज। अब जरा सोचिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम लेकर के आए जिस पर पहले से ही निगेटिव चार्ज है, पहले से ही कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तब क्या होगा, तब तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना शुरू कर देगा ना। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर फ्लो करेगा तो ये गोल्ड का लीफ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यानी कि सिकुड़ेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाए और इस मेटालिक ब्रास के साथ कांटेक्ट में अगर आप लाते हैं और गोल्ड लीफ अगर कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब हम बोलेंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये निगेटिवली चार्ज है। तो बस यही था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कहानी। अब इसमें थियोरेटिकल बात आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको कोई 11-12 का तो एग्जाम देना नहीं है कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है कि नहीं, डिस्क्राइब इट्स अरेंजमेंट एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप जो बात समझना था समझ गए। पहले हम लोग क्या किए, अब एक बार समरी समझिए। पहले हम एक पॉजिटिवली ग्लास राउड को लाए और ला करके इसको कर दिया चार्ज, जिससे गोल्ड लीफ क्या कर गया, फैल गया। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाए इस मेटालिक ब्रास के संपर्क में और इसके डाइवर्जेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आई तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा था, न्यूट्रल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके संपर्क में लाए और ये जो गोल्ड लीफ है अगर ये और डाइवर्ज कर गया तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाए और लाने के बाद अगर ये गोल्ड लीफ कन्वर्ज कर गया तब क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी एपरेटस है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की पता लगा सकते हैं आप। साथ ही साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जो आवेश है वो किस नेचर की आवेश है। चलिए, तो आई होप ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, नाम ही जब इसका गोल्ड लीफ है तो यहाँ पर जो आप पन्नी यूज करेंगे ये सोने का पन्नी यूज करेंगे। बाकी आप चाहें तो एल्युमिनियम का भी पन्नी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में गोल्ड लीफ का ही हम प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अब आ गया क्वेश्चन, और हमारा पढ़ने का तरीका भी यही होता है। हम लोग एक छोटे से टॉपिक को उठाते हैं और उठाने के बाद क्या करते हैं कि उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो भी संभावित प्रश्न है उसको एक जगह कर लेते हैं, फिर नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उससे संलग्न जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर संभावित प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रकार से जब पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा तो अंततः हम लोग क्या करते हैं कि ओवरव्यू जो है 100-150 क्वेश्चन का एक मतलब कि सेट प्रैक्टिस टाइप से इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस की बेहतर अनुभव होनी चाहिए। ठीक है, और सिलेबस के साथ साथ आपके पास एक बेहतर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। और जब बेहतर स्ट्रेटजी पर आप चलेंगे तो फिर आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बेहतर स्ट्रेटजी को आप कैसे बनाएंगे तो इसके साथ आपको ये क्लास डेली करना होगा। हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि मैंने सिलेबस पर काम किया है और इसके साथ साथ जब मैं सिलेबस को पढ़ाया तो काफी सारे स्टूडेंट की जो है रिजल्ट्स भी हुई है। झारखंड में अभी जो पीजीटी का रिजल्ट आया उसमें भी कई सारे लोगों की सिलेक्शन हुई है। बिहार जो है, बिहार में बाहर है, और इधर समझिए कि सैकड़ों लोगों की सिलेक्शन हुई है। और इधर रिसेंट मतलब विगत 2-4 दिनों में भी हमें कई ऐसे रिजल्ट मालूम चले हैं कि सर मेरी भी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, हाँ बिल्कुल पीडीएफ भेजा गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं? ठीक है, आप नंबर दीजिएगा, आपको हम ऐड कर देंगे, ठीक ना। या फिर संदीप सर जो ग्रुप बनाए उसमें आप लोग ऐड हैं तो संदीप सर को बोलिएगा, संदीप सर आप लोग को ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर पीडीएफ हम दोबारा से भी आपको भेज देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चलिए आप लोग आंसर भी बताना शुरू कर दिए। ठीक है, हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा आपके ऊपर। चलिए, तो आंसर बनाने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करना चाहेंगे। हम लोग चार्ज तो पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, चार्ज। और चार्ज में हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बेसिकली हम लोग सीखे कि किसी भी वस्तु पर कम से कम चार्ज क्या होगा, तो जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर या फिर एक प्रोटॉन पर होगा
तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश उपस्थित होती है उसी को हम न्यूनतम आवेश मानते हैं। और कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल किसको बोलते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल। तो चलिए बहुत हद तक जो ये बातें सही भी हैं, लेकिन आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो आपका एक ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर में आता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वार्क। क्या कहते हैं इसको, क्वार्क। तो देखिए क्वार्क दरअसल आपके सिलेबस में नहीं है, क्वार्क आपके सिलेबस में नहीं है। इसको हम लोग एडवांस लेवल का जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग क्वार्क की डिटेल स्टडी करते हैं। लेकिन अभी विभिन्न राज्यों में जो हाई स्कूल शिक्षक की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्वार्क से प्रश्न देखे गए हैं, ठीक है। और ये चीज का अनुभव कब करेंगे, तो जब आपका नजर हर स्टेट पर होगा, जब आप सारे राज्यों के परीक्षाओं पर नजर डालेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्वार्क के बारे में बता देते हैं, फिर हम लोग प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वार्क की अगर हम बात करें, क्वार्क, तो क्वार्क में आप लिख सकते हैं quark is a truly elementary particle. Quark is a truly elementary particle having charges of fraction of electronic charge, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं उसके फ्रैक्शन में चार्ज होते हैं किस पर, क्वार्क पर। और क्वार्क को हम एक ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब मूलभूत कण जो सबसे छोटा से छोटा हो सकता है। और चार्ज क्या हो सकता है, याद रखिएगा, ये प्लस माइनस 2/3 हो सकता है या फिर प्लस माइनस 1/3 हो सकता है, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं तो आगे लिखिएगा, इसका हिंदी बोल दें, लिखिए क्वार्क, क्वार्क को हिंदी में क्वार्क ही बोलेंगे। लिखिए क्वार्क एक सच्ची मूलभूत कण होती है, क्वार्क एक सच्ची मूलभूत कण होती है जिसमें उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन, जिसमें उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश के भिन्न के रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के भिन्न के रूप में होते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, प्लस माइनस 2/3 या प्लस माइनस 1/3 के आवेश के भिन्न के रूप में होते हैं। अब इसमें आगे लिखिए एक पॉइंट, देयर आर, लिखेंगे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क। लिखिए क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वार्क से छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्या लिखिएगा, अप, दूसरा आपका हो गया डाउन, तीसरा इसमें लिखिएगा साइड वेज, अप डाउन, तीसरा लिखेंगे साइड वेज। चलिए इधर लिख देते हैं, इस बोर्ड से भी मेरा काफी पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा हो जाएगा आपका साइड वेज। जो लोग पीजीटी का क्लास किए होंगे वो भी इस बोर्ड को पहचानते होंगे,
और उस समय भी इधर लिखने में थोड़ा सा परेशानी होता था और आज भी ये परेशानी बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे चार्म। चार्म, इसके बाद लिखिएगा चार्म, CHARM। ठीक है, जैसे अप हो गया, डाउन हो गया, साइडवेज हो गया, चार्म हो गया। एक आपका हो जाएगा बॉटम और एक हो जाएगा टॉप। ये 6 प्रकार के क्वार्क कौन कौन हो गए? तो अप, डाउन, साइडवेज। पहले ऐसे समझिए, ऊपर, नीचे और साइड। ऊपर, नीचे और साइड, 3 याद हो गया। बाकी 2 को आप ऐसे याद रखिए, टॉप और बॉटम, और 2 आपको याद रखना है, चार्म और साइडवेज। अब इसमें अगर देखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका अप, इसके अलावा टॉप, और ये जो आपका चार्म होता है, चार्म होता है, इस पर कैसा चार्ज होता है? तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये कितने के बराबर होगा? तो ये 2/3 के बराबर होता है। और ये जो आपका बाकी का बच गया, जैसे बॉटम, बॉटम, इसके बाद जो है आपका हो गया साइडवेज, साइडवेज, और एक आपका क्या हो गया? डाउन। तो इस पर कैसा चार्ज होगा? तो इस पर याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है, और ये होता है 1/3, यानी कि 1/3 होगा किसमें? नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रोटॉन में कौन कौन से क्वार्क होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोटॉन में कौन कौन से क्वार्क होते हैं। देखिए प्रोटॉन की अगर हम बात करें, देखिए प्रोटॉन को अगर देखिएगा तो इसके अंदर जो क्वार्क होता है ये यू और डी होता है। प्रोटॉन के अंदर क्या हो जाएगा? यू डी, ऐसे याद रखिए, देखिए यू और डी। प्रोटॉन के अंदर क्या है? यू डी। यू का मतलब अप, यानी कि इसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क। प्रोटॉन में कितना क्वार्क है? 2 अप और एक डाउन। अब आइए, अगर अप है तो इसको आप क्या लेंगे? +2/3। फिर अप है तो क्या लेंगे? +2/3, और डाउन के लिए क्या लेंगे? -1/3। अब जरा इसको जोड़िए तो क्या आता है? 4/3। एलसीएम हो जाएगा 3, 2 2 4 में से 3/3 होगा ना। ये प्लस में आएगा कि माइनस में? तो ये हो जाएगा +E। क्या हो जाएगा? +E। अब एक बात बताइए, चार्ज किस में आ गया? +E में आ गया। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके चार्ज को आप क्या बोल सकते हैं? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या यही प्रोटॉन पर चार्ज होता है? बोलिए हाँ या ना। तो प्रोटॉन सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन भी जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किससे? क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन में कितने क्वार्क हैं? प्रोटॉन में कितने क्वार्क हैं? 3। कौन कौन? तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और तीनों के वैल्यू को जोड़िए तो क्या आ गया? प्लस में आ गया। इलेक्ट्रॉन का जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। लेकिन अब आ जाइए न्यूट्रॉन का देखते हैं। आइए न्यूट्रॉन में, अब देखिए न्यूट्रॉन में आइएगा तो इसमें जो क्वार्क आपके होते हैं इसका नेचर होगा UDD। क्या हो जाएगा? UDD। चलिए इसमें याद रखिएगा, एक U, फिर U और D। यहां लिख देते हैं U, सॉरी, ये हो जाएगा UDD। ठीक है ना, UD और D। अब बताइए U का मतलब क्या? अप क्वार्क, और अप जो है किसमें होगा?
पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगा 2/3, तो लिखिए 2/3। और डी का मतलब क्या, डाउन, डाउन डाउन माइनस में होगा तो -1/3। और एक और डाउन है तो डाउन का मतलब माइनस, क्या लिखेंगे -1/3। तो जरा बताइए कितना आ गया, क्या 0 आ गया, इसीलिए बोलते हैं न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। बाकी इसके आगे का कहानी आपको नहीं जानना है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, तो बोलेगा कि प्रोटॉन में कितने क्वार्क होते हैं, तो आंसर 3। प्रोटॉन में कौन कौन से क्वार्क होते हैं, तो 2 अप और 1 डाउन। न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क हैं, 3, 3 में से 1 अप और 2 डाउन। अगर कोई पूछे कि क्या क्वार्क का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, यानी कि कोई क्वार्क मतलब अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं। देखिए यहां पर 3 क्वार्क मिला तब जाकर के एक प्रोटॉन बना, 3 क्वार्क मिला तब जाकर के एक न्यूट्रॉन बना, यानी कि क्वार्क की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो नोट में लिखिए, नोट में लिखिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क इज नॉट पॉसिबल। आप बिल्कुल समय प्रीवियस क्वेश्चन भेज देंगे और ठीक है। और देखिए जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए 8789362477, ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हुआ। और मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम याद रखिएगा कृपा शंकर, ठीक है। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। और पीडीएफ जो भी क्लासेस की होगी आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को मिला था पीडीएफ, मिल गया ना, क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की कोई क्वार्क नहीं होती, चलिए आपको बताए। चलिए नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क इज नॉट पॉसिबल। लिखिए क्वार्क स्वतंत्र रूप से, क्वार्क स्वतंत्र रूप से, या फिर ऐसे लिख लीजिए क्वार्क स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, क्वार्क स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, क्वार्क स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। चलिए अब क्वेश्चन जो है आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, और पहला क्वेश्चन है कि कांच की छड़ी को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर उस पर आवेश आ जाता है। पिछले क्लास में बताए थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखिए यहां पर किसको रगड़ने की बात करी गई है, कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े से। तो आइए जरा इस पर, कांच की छड़ी रेशम के कपड़े से आपको रब करना है। देखिए ये टेबल आपको बताए थे, देखिए ग्लास रॉड यहाँ पर है, और इसको सिल्क क्लॉथ से हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। और आपको बोले थे कि इसको याद रखना है किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए सिल्क क्लॉथ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आइए सवाल के ऊपर, देखिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर उस पर आवेश आ जाता है। तो कांच पर कैसा आवेश आएगा, तो कांच पर जो है आवेश आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो रेशमी कपड़े हैं इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव। तो आगे कहता है कि कांच की छड़ पर आवेश का कारण है। आखिर जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, ग्लास रॉड पर चार्ज आया है इसका कारण क्या है, फ्रिक्शन, रगड़ने के कारण आया है ना। आप देखिए ना इसको रगड़ा गया है, और मेथड ऑफ रबिंग, अगर आप चीजों को रगड़ रहे हैं और रगड़ने के कारण अगर आवेश उत्पन्न हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन। कितने लोगों का सही था बताइए, चलिए आपका सही था, आपका भी सही था, ठीक। होमवर्क डेली करके आइएगा, हम कॉपी भी चेक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग का पहला क्लास है तो पहला क्लास में आप लोग का चलेगा, लेकिन आगे से, और देखिए पीडीएफ मिलने का मतलब ये नहीं कि इसको रख लेना है सेव करके, पीडीएफ आपके कॉपी में उतर जाना चाहिए, और एक बेहतर क्लास नोट्स आपके पास होनी चाहिए।
मिलेगा, आपको जोड़ेंगे तब ना मिलेगा। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि सूखे बालों में कंघी चलाने से कागज के छोटे छोटे टुकड़े बालों में लग जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सबने बचपन में किया कि नहीं? इस प्रकार से हम बाल में रगड़ते थे और फिर पेपर में क्या करते थे, सटाते थे, और उसको हम लोग जादू कहते थे। क्या कहते थे? जादू हो गया। तो जादू नहीं था, चार्ज का एक्युमुलेशन था, चार्ज की कहानी थी उसमें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सूखे बालों में कंघी चलाने से कागज के छोटे छोटे टुकड़े बालों में लग जाते हैं, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि। बताइए ऐसा क्यों हुआ? जादू हो गया? जादू हो गया? हाँ नहीं ना। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि कॉम्ब इज अ गुड कंडक्टर। क्या कंघी जो है ये अच्छा चालक है? क्या कंघी जो है अच्छा चालक है? चलिए आकिब जावेद जी गुड आफ्टरनून, जोहार, और स्वागत है आपका शिवांगन की पाठशाला पे। चलिए सुषमा कुमारी बता रहे हैं सी, आकिब जावेद जी बता रहे हैं ए, उमा कुमारी का आंसर सी। अच्छा ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना। तो बताइए क्या ये गुड कंडक्टर है? गलत, कंघी जो है ये इंसुलेटर हो जाएगा ना। नेक्स्ट आइए, पेपर इज अ गुड कंडक्टर। क्या पेपर इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है? पेपर से विद्युत की चालन होती है? नहीं, तो ये भी हो गया गलत। थर्ड कहता है कि द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कॉम्ब। यहां पर कहा जा रहा है कि आवेशित कंघी के कारण जो पेपर था ये भी क्या हो गया, ध्रुवित हो गया, मतलब कि इस पर भी क्या आ गया, आवेश आ गया। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही। और जितने लोगों ने आंसर सी किया है तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल आकिब जावेद जी ऑप्शन सी। चलिए आसिफ आलम भी बता रहे हैं सी। चलिए तो सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और इसको फैलाइए ताकि इसकी बेनिफिट और भी लोगों तक पहुंच सके। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। पिछले क्लास में भी आपको बताए हैं, जब आपको चार्ज का प्रॉपर्टी हम पढ़ाए, क्लास छूट गया पिछला क्लास आपका क्या? तो घबराइए नहीं, आप शिवांगन की पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए, इलेक्ट्रोस्टैट का पहला क्लास वहां पर अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर आवेश प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। यह नियम को दर्शाता है। कौन से नियम को यह दर्शाएगा? यानी कि बोला गया है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए प्लस में तो प्रोटॉन, माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवेश जो होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों के गुणज में होते हैं। इट इंप्लाइज दैट, इट इंप्लाइज द लॉ ऑफ, ये किसको बताता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थोड़ा सा यहाँ पर जेड कर लेंगे, जेड होगा ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम लोग पढ़े थे, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। और एन क्या है? एन आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 सम। अब चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज का कम से कम वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि चार्ज का कम से कम वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसी प्रकार से हम बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो इसका डबल कर दीजिए, 16 का पढ़ा पढ़िए, 16 दूना 32, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। चलिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब जरा अगर आपसे कोई बोले कि एक चार्ज है -1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर पहला चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का है तो इसके आगे की चार्ज या फिर इससे अधिक आवेश जो है ये -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगी। आई बात समझ में? बीच में कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी कि चार्ज क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? डिस्क्रीट। आवेश पृथक होते हैं। आवेश क्या होते हैं? पृथक। याद कीजिए
जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई थी, जिसमें आइंस्टीन साहब ने हम लोगों को ये बताया कि जो लाइट्स होते हैं ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि क्वांटा। छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज का क्वांटा किसको बोलेंगे, चार्ज का क्वांटा किसको बोलेंगे बताइए, तो चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बोलेंगे। नोट में डालिए कहीं पर इसको पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज टर्म्ड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज टर्म्ड एंड नहीं और, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज टर्म्ड एज क्वांटा ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज टर्म्ड एज क्वांटा ऑफ चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन को आवेश की क्वांटा कही जाती है, आवेश की क्वांटा कही जाती है। चलिए राहुल जी गुड आफ्टरनून, ऐप में पीडीएफ मिलेगा कि नहीं सर? देखिए राहुल जी आपको का जो है इनरोलमेंट आज ही हुआ है बैच में, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड भी कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसका पीडीएफ मैं दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि जितने भी लोग बाद में जुड़ते जा रहे हैं उनको पीडीएफ मिलता जाए, ठीक है। तो पीडीएफ की चिंता आप नहीं करें, हम फिर से दोबारा इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो हिंदी में क्या लिखिएगा, आवेश की क्वांटा इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन होती है। चलिए तो जितने भी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी हैज चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम। किसी वस्तु पर आवेश कितना है, -2 माइक्रोकूलम। इफ इट हैज 2.5 इंटू, ये 10 टू द पावर 13 होगा, ठीक है। इफ इट हैज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 प्रोटॉन, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज। बेहतरीन सवाल है, और देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। क्या था आपका आंसर, छोड़ दिए इसको। चलिए किन्हीं का आंसर आया था, चलिए ऑनलाइन में आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। .45। चलिए उमा कुमारी का आंसर आ गया, उमा कुमारी सी बता रही है। देखिए एक बात बताइए, किसी भी वस्तु में जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल आवेश होगी, वो किसके बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योग के बराबर। आया बात समझ में। तो टोटल चार्ज जो है, आप क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज क्या होगा, तो मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पी का मतलब समझ लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी का मतलब यहाँ क्या समझेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, और जितना न्यूट्रॉन का, सॉरी जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन का संख्या है और जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है, दोनों के आवेश को जोड़ दीजिए, वही ना टोटल चार्ज होगा। तो किसी वस्तु पर बताइए टोटल चार्ज कितना है, -2 माइक्रोकूलम का, तो इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, हाँ छोटा होता है, सही है, लेकिन माइक्रो का मतलब क्या, 10 का पावर, 10 का पावर, अरे पढ़े ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, -6। तो क्या हम 2 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, बोले हाँ या ना। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13। तो प्रोटॉन का संख्या कितना है, 2.5 गुणा में 10 का पावर 13। अब एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये टोटल चार्ज किसका आ गया, प्रोटॉन का। पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो लिखेंगे प्लस
लेट इट बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी एन। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, एन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व करके एन का वैल्यू आप बताइए, इसको सॉल्व कीजिए और एन का वैल्यू बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व करके एन का वैल्यू यहां से बताइए। कितना आ गया, यहां से बताइए, एन का वैल्यू बताइए कितना होगा, सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए अगर इसको आसान बनाना है तो आप ऐसा कीजिए, इसको लिखिए -2 इंटू 10⁻⁻6। चलिए कुलम को हटा देते हैं, ऐसे भी देखिए कुलम, ये कुलम और ये कुलम आपका क्या हो गया, कैंसिल। इज इक्वल टू, अगर यहां से हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻13 और माइनस ऑफ एन बचेगा। अब इसको इधर ला करके क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻13। 10 कितना हो जाएगा, 13 और माइनस एन। अब देखिए यहां से डेसिमल हटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, तो 16 एक कम 16, 4 बच जाएगा, तो 16 दूना 32, फिर कितना बच जाएगा 8, तो 16 पचे 80, तो 1.25 इंटू ये 10 का पावर कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻13 माइनस एन। तो यहाँ से एन बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको ले जा करके अगर एन को इधर लाइएगा तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए अगर एन को इधर लाइएगा तो ये दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देंगे फिर, ठीक है। तो यहां से एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी घटा देंगे ना, तो आ जाइए यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻13 माइनस क्या करेंगे 1.25 इंटू 10⁻13, बताइए कितना होगा, अढ़ाई में से 2.5 में से 1.25 घटेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 1.25 और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको जोड़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख लिए, आप लोग ऐड करवा लीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, तो संदीप सर को बोलिएगा जोड़ देंगे। क्या नाम है आपका, आप कल शाम को मिले भी थे, कल ही मिले थे ना शाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट बताइए, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी इज। अगर आप किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, अगर आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, और इस पर कैसा चार्ज आ रहा है, निगेटिवली चार्ज, तो यहां पर बताइए इसका जो मास है वो क्या बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर चार्जिंग से इसकी कोई संबंध नहीं। तो एक बात बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए सिंपली लॉजिक से सोचिए, अगर कोई भी वस्तु अगर निगेटिवली चार्ज हुआ है, इसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की डिपोजिशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये निगेटिवली चार्ज हो गया।
तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? गेन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ भार तो होता है कि नहीं? हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, जो कि बहुत ही कम होता है, हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन कुछ तो भार है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको बोलना है कि भार बढ़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज हो रही है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? डिपोजिशन। और इलेक्ट्रॉन का अगर डिपोजिशन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के डिपोजिशन के कारण इसकी भार क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको बताए थे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जल्दी से कमेंट करके सारे लोग भी इसका आंसर बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए, और सारे लोगों को इसका आंसर करना है, क्योंकि अभी आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पढ़े और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। तो सबसे पहले सोचिए कि एक ग्लास के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो ग्लास के छड़ पर कैसा चार्ज आएगा? ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज? ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया। कोई शक? कोई शक? बोलिए मिथिलेश जी, समझ में आया? रेशम के कपड़े से ग्लास के रॉड को जब रगड़ेंगे तो ग्लास के रॉड पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एंड यूज टू चार्ज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इस पॉजिटिव चार्ज की मदद से पहले हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर लिए? चार्ज कर लिए। एंड द लिप्स आर ऑब्जर्व टू डाइवर्ज। तब आप क्या देखिए, जो गोल्ड लिप्स ये फैल गए थे। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया था, उन पर पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन हुआ था, और लाइट चार्ज में रिपल्सन की वजह से वो क्या हुए थे? फैल गए थे। आगे कहता है द इलेक्ट्रोस्कोप दस चार्ज्ड इज एक्सपोज टू एक्स रेज, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। देन अगर इसको जो है एक्स रेज की उपस्थिति में आप रखते हैं थोड़े समय के लिए, तब क्या होगा? इसे बताइए। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, अब जो है इलेक्ट्रोस्कोप आपका चार्ज था, तो क्या कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्कोप 10 चार्ज इज एक्सपोज टू एक्स रेज। जब इसको एक्स रेज के संपर्क में रखेंगे तब क्या होगा? पहला कहता है कि द डाइवर्जेंस ऑफ लिप्स विल नॉट बी अफेक्टेड, प्रभावित तो होगा, ये तो गलत है। दूसरा कहता है कि द लिप्स विल डाइवर्स फर्दर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे तो यहाँ पर डाइवर्जेंस आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, एक सेकंड कॉपी। देखिए पिछला क्वेश्चन जो था थोड़ा सा, हाँ एक, सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखिए पिछला क्वेश्चन जो आपका था, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। पिछला क्वेश्चन में आपका आया था, देखिए इधर आपका माइनस, देखिए इधर जो है लेफ्ट साइड में जो आपका चार्ज होगा ये माइनस 1 पॉइंट कितना आएगा? 25 इंटू 10⁻13 आएगा, ठीक है। और इधर जो है आपका 2.5 इंटू 10⁻13 और माइनस एन था, ठीक ना। तो इस एन को इधर लेकर के आइएगा, तो इसको जोड़ना होगा, ठीक है ना। इसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा? 3.75 इंटू 10⁻13। चलिए यहाँ पर एक मिस्टेक था, दरअसल ये माइनस को हम नहीं देखे थे, इसीलिए ये हुआ, ठीक है ना। चार्ज माइनस में था, चलिए तो माइनर मिस्टेक था। आइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नहीं, डाइवर्ज करेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए साउंड क्लियर नहीं आ रहा है।
चलिए ठीक है, अगर पतंजलि में आप फी जमा कर चुके हैं और इसके बाद भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप फी की चिंता नहीं कीजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। फी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई जो है ये पैसे के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो सर भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सर ठीक है, आवाज क्लियर है। तो बिल्कुल कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर पतंजलि में मैंने फी दे दिया है, तो ये बात सही है कि मैंने पतंजलि छोड़ दी है, ठीक है, और विगत 1 सप्ताह से। तो मेरे नाम पर खैर एटलीस्ट वहां पर आप एडमिशन नहीं लें, ठीक है। और अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप शिवांगन की पाठशाला ज्वाइन करें और फी की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। आपका जो मिनिमम से मिनिमम फी होगा या फिर आपकी ना के बराबर फी में हम यहाँ पर आपको एडजस्ट करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। आई बात समझ में? इसीलिए आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर प्रीवियस ईयर के सवालों को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की सवाल ही जो है आपको सफलता दिलाएगी। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि जब ग्लास के रॉड को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो एक बात बताइए, ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये जो सिल्क है इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट, जब ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच पर क्या होगा। तो कांच पर आया है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है कि लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तब ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। इसने अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को दिए हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को दिए हैं। चलिए ठीक है, अब आवाज क्लियर है। बी बिल्कुल सही, उमा कुमारी, अभिनय, अनुराग जी, चलिए सुषमा कुमारी, चलिए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। देखिए एक बोर्ड का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिया और डर गए। एक चीज याद रखिएगा, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही आसानी से बनता है, और जितना छोटा क्वेश्चन होता है वो उतना ही कर देता है। तो क्वेश्चन देकर के डरना नहीं। जैसे कई बार हम लोग सवाल देखते हैं, अब क्वेश्चन बोल दिया एन एथलीट इज रनिंग, अब एक लाइन बना दिया कि नहीं, एक धावक दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन आगे कुछ अगर उसके वेलोसिटी वगैरह का चर्चा करेगा तो वो हमारे काम की चीज होगी, लेकिन एक धावक दौड़ रहा है तो उससे हमको क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4 स्टेप है, फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का 4 स्टेप। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए लैंग्वेज पर, जो कि आप गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन आपको मिला नहीं कि आप डाटा खोजने में लग जाते हैं कि क्या क्या दिया और कौन सा फॉर्मूला बैठाते हैं, ऐसे सवाल को आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले आप लैंग्वेज पर काम कीजिए, क्वेश्चन के भाषा को समझिए, भाषा को समझने के बाद आंकड़ा निकालिए, और उस आंकड़ा के बाद डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं या कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और चौथे स्टेप जो है वो आपका सॉल्यूशन का होता है। तो ये क्वेश्चन यहां पर बोला जा रहा है कि 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5, 5 गेंद हैं। कितने गेंद हैं, 5 गेंद, नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5। तो चलिए मान लीजिए गेंद नंबर 1, गेंद नंबर 1, गेंद नंबर 1, गेंद नंबर 2, गेंद नंबर 3, देखिए गेंद नंबर 1, गेंद नंबर 2, गेंद नंबर 3, गेंद नंबर 4 और गेंद नंबर 5। मान लीजिए 5 गेंद आर सस्पेंडेड यूजिंग अ सेपरेट थ्रेड। इनको क्या किया हुआ है कि एक धागे से बांध करके इनको लटकाया हुआ है, यानी कि किसी धागे से ये बंधे हुए हैं और इनको लटका दिया गया है। आगे कहता है कि पेयर्स 1 2 2 4 एंड 4 1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब कि पहला और दूसरा बॉल में आकर्षण हो रही है, दूसरा और चौथा बॉल में आकर्षण हो रही है, चौथा और पहला बॉल में आकर्षण हो रही है, वाइल जबकि दूसरा और तीसरा पेयर, चौथा और पांचवा पेयर में क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो कह रहा है कि देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, तो पहला गेंद क्या होना चाहिए। आइए तो इसको ऑप्शन के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए कि पहला गेंद पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पहला गेंद आपका क्या है,
पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर पहला गेंद पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए पहला और दूसरा में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो पहला दूसरा में अट्रैक्शन, तो इसका मतलब है कि इसको नेगेटिव होना चाहिए। देखिए ये हम मान रहे हैं, पहला को हम पॉजिटिव मान लिए, तो दूसरे के साथ अट्रैक्ट करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। दूसरा और चौथा में भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो अगर दूसरा में नेगेटिव है तो चौथा में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब ना अट्रैक्शन होगा। चौथा और पहला में भी अट्रैक्शन है। अब बताइए चौथा और पहला में कभी अट्रैक्शन हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा कंसिडरेशन गलत है, वन पॉजिटिवली चार्ज्ड नहीं है। आ गया बात समझ में। अब दूसरा ऑप्शन चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो पहला बॉल है ये नेगेटिवली चार्ज है। पहला बॉल कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। तो मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, ठीक। तो पहला और दूसरा में क्या है, अट्रैक्शन। तो दूसरा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब आ जाइए दूसरा और चौथा में क्या है, अट्रैक्शन। तो दूसरा और चौथा में अट्रैक्शन है तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अब आ जाइए चौथा और पहला में भी क्या है, अट्रैक्शन। देखिए चौथा और पहला दोनों फिर नेगेटिव हो गया, तो रिपेल कर देगा ना, यानी कि ये भी नहीं है। तो सही बात क्या है, कि न्यूट्रल है। सही बात क्या है, कि पहला गेंद न्यूट्रल है। आया समझ में। कितना बड़ा क्वेश्चन, आप इसको लॉजिक से सोच करके सॉल्व कर दिए कि नहीं। याद रखिएगा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे बनाना है इसको मैं आपको बताऊंगा। और खैर गणित के लिए तो खैर परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग तो जानते भी, आप लोग क्लास कर भी रहे हैं संदीप सर। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कूलम। अगर किसी वस्तु पर 1 नैनो कूलम्ब की आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश कितनी है, 1 नैनो कूलम का, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। चार्ज जब भी होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के गुणज में होगा। तो यहाँ पर टोटल चार्ज आपका कितना है, 1 नैनो कूलम। तो नैनो का मतलब क्या, 10 का पावर -9। देखिए मिली माइक्रो नैनो 10 का पावर -9। तो चार्ज आपका 1 नैनो कूलम का है, मतलब ये 1 गुना में कितना हो जाएगा, 10 का पावर -9 कूलम। क्लियर है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं क्या फाइंड करना है, n का वैल्यू। तो n इज n इंटू, इलेक्ट्रॉन का संख्या हमको नहीं मालूम है तो इसको n ही रहने दिए। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज हो जाएगा। चलिए तो अगर नंबर की बात किया है तो यहां पर देखिए एक चीज समझिए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के बारे में। इससे मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं की जाती। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कूलम था ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। बताइए कितना आएगा इसका आंसर। तो देखिए आप इसको ऐसा कीजिए, ऐसा कर लीजिए कि इसको हम बना देते हैं 10, या फिर सिंपल ऐसे समझिए कि यहां से एक डेसिमल बढ़ाइएगा तो ऊपर जाकर के 10 हो जाएगा। ये डेसिमल बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 10। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 गुना में ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 10 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 16। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए कि n इज इक्वल टू 100 गुना में 10 का पावर 9/16 कर सकते हैं। n कितना आ जाएगा, देखिए 16 से भाग लगाइए, 16 गुना, ये ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना तो घटेगा। अब देखिए 16 छक 96, तो 16 छक 96 कितना बच गया 4, 16 दूना 32, 16 दूना 32 कितना बच गया 8, तो 16 पचे 80, तो आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा
6.25 इंटू 10 टू द पावर। चलिए कितने लोगों का सही आया जल्दी से बताइए। चलिए अभिनव अनुराग जी बी, उमा कुमारी बी, चलिए ठीक है, राहुल जी का भी बी आया, वेरी गुड। चलिए सुषमा कुमारी भी बी बता रही हैं, ठीक है, बी बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। ये कहां से क्वेश्चन उठाया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। घबराई नहीं, ऐसा क्वेश्चन अभी आपको और देंगे, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन अभी और देंगे। लेकिन इतना क्वेश्चन हम लोग सिर्फ क्यों किए? अच्छा एक चीज बताइए, जितना कॉन्सेप्ट आप पढ़े, कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी प्रश्न था? तो हमारा पढ़ने का तरीका यही होता है, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया या फिर जो संभावित है उसी को यहां पर हम किए। बाकी आगे जैसे आप कूलॉम्स लॉ वगैरह पढ़िएगा तो उसका क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन करेंगे। नहीं तो वहां पर प्रोटॉन भी तो दिया हुआ था ना, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बात किया गया है, यहाँ पर प्रोटॉन की बात नहीं करी गई। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर कैरिंग चार्जेस -9 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम, यानी कि दो मेटालिक स्फीयर है, एक पर चार्ज कितना है, -9 माइक्रोकुलम, और देखिए ऐसे समझिए बात को, एक पर चार्ज था 9 माइक्रोकुलम और दूसरे पर चार्ज था, सॉरी माइनस में है, दूसरे पर चार्ज है 5 माइक्रोकुलम। दोनों को आप संपर्क में रख दीजिए, संपर्क में रख दीजिएगा तो यहाँ पर चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़े, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना लेंगे, तो -9 + 5/2, एवरेज कितना लेंगे, -9 + 5/2, तो ये कितना आ जाएगा, -9 + 5 कितना, -4/2, ये हो जाएगा -2 माइक्रोकुलम, हाँ या ना। यानी कि अब इस पर भी कितना चार्ज है, -2 माइक्रोकुलम, और इस पर भी कितना चार्ज है, -2 माइक्रोकुलम। नाउ आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब इन दोनों को आप अलग कर दीजिए, अलग कर दिए तो इस पर -2 माइक्रोकुलम का चार्ज है और इस पर भी आपका -2 माइक्रोकुलम का चार्ज है। आगे कहता है कि पॉइंट आउट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन ईच स्फीयर। अब जो ऑप्शन है इसमें से बताइए क्या हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर चार्ज माइनस में है, माइनस में मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। यहाँ पर कहता है कि 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर इन डेफिसिट, क्या कमी हो जाएगा। तो देखिए कमी की तो बात नहीं होगी, कमी की तो बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी होगा तो ये निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अब आपको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो लगा दीजिए Q बराबर NE, Q बराबर NE लगाएंगे तो चार्ज कितना है, -2 माइक्रोकुलम का, तो -2 इंटू 10⁻6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो ले लीजिए -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व करके आप n का वैल्यू बता सकते हैं क्या, जल्दी से सॉल्व करके बताइए n का वैल्यू क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे n का वैल्यू क्या होगा। देखिए सिंपल जो है, ये चीज तो आपका कट जाएगा ना, माइनस वाला टर्म, इसको इधर ला करके डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेस होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज निगेटिव में है। चलिए तो हम लोग इसी के साथ आज का जो सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, और ये 10 क्वेश्चन था हमारा, देख लीजिए इसको। चलिए तो आज ये हमारा 10 क्वेश्चन तक का ही सफर है, और बाकी इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। जिनको नहीं मिला है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, इसके बाद आपको PDF मिल जाएगा, दोबारा से हम PDF को भेज देंगे, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, और आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा इसको अगले क्लास में हम लोग समझेंगे।
और आप डेली क्लास का टाइमिंग याद रखिए 2 से 3, और क्लासेस आपके अल्टरनेट्स में होते हैं, एक दिन मैथ और एक दिन फिजिक्स। फिजिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मैथ के लिए हमारे साथ कौन है, संदीप सर। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल दोपहर के 2 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।